जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सभी लोगों का दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग जीके और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें, जिसने इसके पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है क्वेश्चन में कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा था। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत नगर पालिका से संबंधित उपबंधों को जोड़ा गया था? तो आप कहेंगे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था? नगर पालिकाएं जोड़ी गई थी और जो संविधान था उसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें विषय कितने हैं? तो इसमें 18 विषय हैं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नगर पालिकाओं के बारे में चर्चा किस में है? 12वीं अनुसूची में है। 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि पंचायतों के बारे में चर्चा किस में है? पंचायतों के बारे में, तो पंचायतों के बारे में चर्चा है 11वीं अनुसूची में, जो कि 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची यानी कि जो पंचायतें हैं उसमें विषय की संख्या कितनी है? तो उसमें 29 विषय जोड़े गए थे। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। विषय भी पूछे जाते हैं कि कितने विषय थे। तो आपसे पूछा जाए कि पंचायती जो अपनी 11वीं अनुसूची थी उसमें विषय की संख्या कितनी थी? तो 29। और जो अपनी नगर पालिकाओं से संबंधित अनुसूची 12वीं अनुसूची है उसमें विषय की संख्या 18 थी। नगर पालिकाओं को 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जबकि पंचायतों को 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत में कहाँ पर स्थित है? तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। और ये किसका मंदिर है? ये सूर्य भगवान का मंदिर है। सभी लोग जानते हैं, इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। किसे? ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थल में शामिल कब किया गया था? तो 1984 में इसे शामिल किया गया था। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए 1986 में दो चीज़ें और शामिल की गई थी, उनको आपको ध्यान रखना है। एक तो मध्य प्रदेश में जो खजुराहो के टेम्पल हैं, मध्य प्रदेश के जो खजुराहो टेम्पल हैं उनको 1986 में शामिल किया गया था। उसके साथ ही साथ हम्पी कर्नाटक में, हम्पी जो है ना कर्नाटक में स्थित है, इसको भी शामिल किया गया था। कहाँ पर, मतलब कब शामिल किया गया था? 1986 में। ठीक है, कर्नाटक में। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, जो कि 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट वर्तमान में कितनी है भारत में? तो टोटल शायद 42 हो गई हैं। आप लोग इसको एक बार चेक करके बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के नेताओं ने वर्ष 2022-23 के लिए समूह की पहली पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में कौन सा शहर का समर्थन किया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, वाराणसी को जो है ना पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी बनाया है किसने? एससीओ, संघाई सहयोग संगठन ने। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखेंगे। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इसका मुख्यालय बीजिंग में स्थित है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो इसकी स्थापना है, इसकी स्थापना जो है ना वो कब हुई थी, आपको कमेंट करके बताना है। इसका मुख्यालय बीजिंग में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन 400 T20 मैच खेलने वाला पहला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी बन गया है? देखिए, 400 T20 मैच खेलने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया है? तो आप कहेंगे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, यानी कि अर्थ ट्विन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी की जुड़वा बहन या फिर जुड़वा ग्रह कहते हैं तो वो कहते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को कहते हैं। ठीक है, तो शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे भोर का तारा
या फिर शाम का तारा भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन में आता है कभी कभी कोई भोर का तारा बताइए या फिर शाम का तारा बताइए, तो शुक्र ग्रह ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सूरज से दूरी के क्रम में कि कौन सा ग्रह सूरज से दूरी के क्रम में कौन से नंबर का है। तो आपको हम बताते हैं कि कौन सा ग्रह होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं, ये अपना क्या है, सूर्य है, सन है यहाँ पे अपना। आप सभी लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा ग्रह दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, बुध ग्रह है। हम अभी सूरज से दूरी के हिसाब से चल रहे हैं, सूरज से दूरी के हिसाब से पूछा जाता है ग्रहों का क्रम। ठीक है, तो ग्रहों का क्रम जो है ना, पहले सबसे पहले सूरज के बाद बुध आएगा, उसके बाद यहाँ पे शुक्र है, फिर पृथ्वी है अपनी। देख सकते हैं आप लोग पृथ्वी का साइज कितना छोटा है सूरज की तुलना में। तो पृथ्वी यहाँ पे है, फिर उसके बाद मंगल। ठीक है, मंगल के बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा ग्रह बताइए, तब सबसे बड़ा ग्रह जो है ना, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध। ठीक है, तो सबसे छोटा ग्रह हो गया बुध और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया, बृहस्पति। और पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो अपने क्षुद्र ग्रह होते हैं वो किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में यहाँ पर पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, क्षुद्र ग्रह। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा है कि बृहस्पति सूरज से दूरी के क्रम में कौन सा ग्रह है, तो यहाँ से आप लोग गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, तो 5वें नंबर का ग्रह है। ठीक है, और अगर आकार के हिसाब से पूछा है तो आकार में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा अपना, आकार में सबसे बड़ा अपना बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 4 जो ग्रह हैं छोटे छोटे ग्रह हैं, तो इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है, या फिर टेरिस्ट्रल ग्रह, टेरिस्ट्रल ग्रह। तो टेरिस्ट्रल भी नाम आता है, टेरिस्ट्रल। ठीक है, तो टेरिस्ट्रल ग्रह भी किसे कहते हैं, इन्हें ही कहते हैं। बाकी यहाँ पे जो 4 ग्रह बचे हुए हैं इन्हें कहते हैं बाहरी ग्रह या जोवियन ग्रह, बाहरी ग्रह या जोवियन ग्रह इन्हें कहा जाता है। तो इतना आपको याद रखना है, ये चीज़ महत्वपूर्ण है और ये एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। एग्ज़ाम में पता है कैसे क्वेश्चन आएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे आपको 4 ग्रह दे दिए जाएंगे और उसमें से ऐसे बोल देगा कि इनमें से कौन सा एक जोवियन ग्रह है, या फिर पूछ लेगा इनमें से कौन सा एक टेरिस्ट्रियल ग्रह नहीं है, या फिर जोवियन ग्रह नहीं है। तो अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं। देखो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है यहाँ से, सूरज से दूरी के हिसाब से तो हमने देख लिए हैं, अब पृथ्वी से दूरी के हिसाब से भी आता है क्वेश्चन। तो पृथ्वी से दूरी के हिसाब से सबसे पहले शुक्र आएगा, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है, और मंगल जो है ना आयरन ऑक्साइड के कारण कैसा होता है, लाल दिखाई देता है। जिस वैक्यूम क्लीनर किस ग्रह को कहते हैं, तो बृहस्पति ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। मंगल के उपग्रह कौन कौन से हैं, तो मंगल के 2 इंपॉर्टेंट उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है, तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। निक्स ओलंपिया पर्वत मंगल ग्रह पर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 30,000 मीटर। तो कहीं क्वेश्चन में पूछा जाए कि निक्स ओलंपिया पर्वत कहाँ पर है, तो मंगल ग्रह पर स्थित है, इसकी ऊंचाई है 30,000 मीटर। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण जो है ना शुक्र ग्रह पर है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता किस पर है, शुक्र ग्रह पर अधिकता है इसकी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह है, किसकी अधिकता के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण। देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 12 जुलाई 1982 को आरबीआई के कृषि ऋण यानी कि एग्रीकल्चर क्रेडिट संबंधी कार्यों और उस समय के कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम यानी कि एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पुनर्वित्त संबंधी कार्यों को स्थानांतरित करके अस्तित्व में आया था। तो 12 जुलाई 1982 की वो बात है, उस टाइम पर जो है ना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक का क्या किया गया था, स्थापना की गई थी। स्थापना कब हुई थी इसकी, 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड, इस तरीके से इसका फुल फॉर्म है। देखिए अब यहाँ पे एक आपके सामने आ रहा है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी।
तो सेबी की स्थापना होती है 1988 में। सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी। आरबीआई के बारे में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, आरबीआई एक्ट कब आया था, तो आरबीआई एक्ट आया था 1934 में। 1934 में आरबीआई एक्ट आया था। इसकी स्थापना कर दी गई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना कर दी गई थी। अब इसका राष्ट्रीयकरण कब किया था, तो राष्ट्रीयकरण 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था 1 जनवरी को। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया था, इतना आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आप लोगों से मेरा एक सवाल रहेगा ये कि सिडबी जो है ना, यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस सन में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया था, जिसने कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया था। तो जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया था, और जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उससे इसने क्या ले लिया था, एक चार्टर ले लिया था, यानी कि इजाज़तनामा ले लिया था। तो किस सन में लिया था, सन 1600 में, ठीक है। सन 1600 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2022 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की गई थी। देखिए G20 के बारे में बात कर रहे हैं। 2022 की बैठक हुई थी विदेश मंत्रियों की, ये इंडोनेशिया में आयोजित की गई थी। इंडोनेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे आपसे 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता भारत ने की थी। अब भारत ने की थी, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि G20 एक बार ज़रूर पढ़ के लाइएगा, मतलब पढ़ लीजिएगा, और नहीं तो मैं एक दिन आपके लिए G20 से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेकर के आऊँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका स्टैटिक्स से है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसका लेवल बहुत ज़्यादा है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि तत्ववाद्य क्या है। तत्ववाद्य क्या है, एक वायु वाद्य है, तार वाद्य है, या फिर ताल वाद्य है, या फिर ठोस वाद्य है। देखिए अगर हम बात करते हैं तत्ववाद्य, तो ये एक तार वाद्य है, यानी कि तार से बजाने वाला वाद्य है। वायु वाद्य क्या होता है, जैसे अपनी शहनाई हो गई और बांसुरी हो गई, ये सभी मुंह से फूंक करके वायु से बजाई जाती हैं। ये तत्वाद्य होते हैं जो तार जिसमें लगी रहती है, उन्हें कहते हैं तत्वाद्य। जैसे कि अपना गिटार हो गया, उसमें क्या लगी रहती है, तार लगी रहती है, इस तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि डूरंड कप 2022 निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता था। तो डूरंड कप के बारे में बात हो रही है। ये एक क्या है, फुटबॉल का कप है, फुटबॉल से संबंधित कप है डूरंड कप। इसका विजेता रहा था 2022 में बंगलुरु एफसी। बंगलुरु एफसी इसका विजेता रहा था, और मुंबई सिटी एफसी जो है ना, इसकी क्या रही थी, उपविजेता। उपविजेता टीम भी आपसे पूछी जाए कि इसकी उपविजेता टीम कौन रही थी, तो मुंबई सिटी एफसी इसकी उपविजेता टीम रही थी, यानी कि पराजित हुई थी, और जो अपनी बंगलुरु एफसी है वो क्या हो गई थी, जीत गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से खिलाड़ी और खेल का कौन सा युग्म सही है। यानी कि एक खिलाड़ी दिया गया है, खिलाड़ी का नाम दिया गया है, और उससे संबंधित खेल दिया गया है। जैसे हमें दिया गया है कि विक्की ओस्तवाल, इनका संबंध क्रिकेट से है, अंशु मलिक, इनका संबंध कुश्ती से है। क्या यहाँ पे दोनों सही हैं या फिर गलत है, या फिर कौन सा सही है। तब आप कहें कि सर जो विक्की ओस्तवाल हैं, इनका संबंध क्रिकेट से है, बिल्कुल सही है। दूसरे कह रहे हैं कि अंशु मलिक, इनका संबंध कुश्ती से है, ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अपना राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला, यानी कि 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता में से एक है। तो अगर हम बात करते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता में से एक है, तो यहाँ पे शशि कपूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आया है, तो ये 52वां आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। तो 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्राप्त किया है, तो आशा पारेख को मिला है, आशा पारेख, ठीक है। आशा पारेख को 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन साइंस से लिया गया है। इसमें आपसे बोला गया है कि किस खनिज या विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती हैं।
ऐसा कौन सा खनिज या विटामिन है जिसके कारण जो गर्दन होती है उसकी ग्रंथियाँ कैसी लगती हैं, सूजी हुई दिखाई देती हैं? तो विटामिन सी, आयोडीन, कैल्शियम या फिर विटामिन डी? तो आप कहेंगे सर आयोडीन। आयोडीन की जो कमी होती है उसके कारण क्या हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा रोग या फिर इसे गलगंड भी कहते हैं, गलगंड, ठीक है। तो घेंगा रोग या फिर गलगंड रोग इसे कहा जाता है। किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। ये गर्दन जो है ना उसकी ग्रंथियां कैसी हो जाती हैं, सूज जाती हैं। आप जब देखते हो किसी को, आपने देखा होगा कि घेंगा रोग हो गया है उसे, तो उसके जो गर्दन रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब उठ जाती है, सूजन सी आ जाती है, तो उसी को कहते हैं घेंगा रोग, ठीक है। तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसी क्लास में, ठीक है। तो इसका भी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी आपको कहाँ से प्राप्त होता है? तो जो अपने सूर्य होता है वहाँ से आपको विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री से लिया गया है क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बारदौली आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो बारदौली सत्याग्रह की बात करें, बारदौली आंदोलन ये हुआ था 1928 में, ठीक है। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे, पटेल साहब थे, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद एक 1930 में स्टार्ट कर दिया था महात्मा गांधी जी ने, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इसको 1930 में स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1925 में काकोरी ट्रेन कांड हुआ था, काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, उसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी थी? तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें आपकी जो वोटिंग की एज थी उसको 21 से हटा कर के 18 कर दिया था? तो वो था 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1989 में, इसको ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन है? देखिए, जो अपने भारत में पहला स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है कोविड-19 का वैक्सीन जो था ना, वो कौन सा था? कोवैक्सीन था ये, ठीक है। कोवैक्सीन था ये, बनाया किसने था? भारत बायोटेक ने, ठीक है। भारत बायोटेक ने ये बनाया था। एक कोविशील्ड वैक्सीन और था, उसको किसने बनाया था? तो कोविशील्ड वैक्सीन बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने कोविशील्ड वैक्सीन बनाया था। यहाँ पे दिख रहा है आपको कोविशील्ड वैक्सीन, तो ये किसने बनाया था? सीरम इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था। स्पुतनिक वी कहाँ का था? तो ये अपना रूस का था, ठीक है। स्पुतनिक वी जो वैक्सीन था, कोविड वैक्सीन ही था, ये रूस का था। कोवैक्सीन अपना भारत बायोटेक का था, और जो कोविशील्ड वैक्सीन था वो सीरम इंस्टीट्यूट का था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि गोदान मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एक उपन्यास है जो किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा एक प्रसिद्ध उपन्यास लिखा गया था जिसका नाम था गोदान। इसको प्रकाशित किया गया था, पब्लिशर किया गया था इसको 1936 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कलसुबाई शिखर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? कलसुबाई जो चोटी है ना, वो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, कलसुबाई शिखर, ठीक है। कलसुबाई शिखर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अब मध्य प्रदेश की पूछी जाती है, तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़ चोटी। तो धूपगढ़ जो चोटी है वो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि कवि संत कबीरदास का जन्म 15वीं शताब्दी के आसपास कहाँ पर हुआ था? तो आगरा, अमृतसर, काशी या फिर सोमनाथ? तो इनका जन्म जो है ना 15वीं शताब्दी में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था? तो इनका मतलब जन्म हुआ था काशी में, ठीक है। काशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है?
तो कौन सी नदी है जिसका उद्गम जो है ना पश्चिमी घाट से होता है। जैसे यहाँ पे आप इस तरीके से भारत बनाने की कोशिश है, यहाँ पे अपना जो है ना वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, और ये अपने क्या है पूर्वी घाट है। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पश्चिमी घाट से किस नदी का उद्गम स्थल होता है। नर्मदा नदी बिल्कुल नहीं है, इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में होता है मैकाल की पहाड़ी अमरकंटक से, ठीक है। लूनी नदी नहीं है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा मांडवी नदी। मांडवी नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट से होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला। देखिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वही क्वेश्चन पूछा भी गया था आपके एग्जाम में। क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से डूरंड कप, जो डूरंड कप 2022 था, उसकी उपविजेता टीम कौन रही थी। अभी हमने डिस्कस किया था कि बेंगलुरु जो है ना वो जीता था, लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया था उसके साथ में कि हारा कौन था, उपविजेता कौन था, ये मुंबई सिटी FC। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। तो जो ध्वनि होती है उसकी गति सबसे अधिक किस पदार्थ में होती है, 25 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीग्रेड पर। तो एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम जो होती है धातु, उसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एक नाटक में हेमा ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगी, यह नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था। तो अगर देखेंगे आप लोग इसको ध्यान से कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, ये किसने कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो यहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर 1, ये ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ना साइमन कमीशन के विरोध में कहा गया था, और ये जो है ना 1928 में जो लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन के विरोध में, मतलब विरोध में कार्य करते हुए इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। भगत सिंह ने क्या कहा था, भगत सिंह ने क्या कहा था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा भगत सिंह का नारा क्या था, इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 12 अगस्त और किस सन को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी के रूप में तैनात किया था। देखिए जो बंगाल है ना, बंगाल उसकी दीवानी किसको दे दी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी। दीवानी का मतलब होता है राजस्व, यानी कि जो टैक्स था, टैक्स वसूलने का जो अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया था। और ये जो है ना वो मतलब किसने दिया था, कब दिया था, तो 1765 में। आप सभी लोग जानते हैं जो बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, 1764 में, जो कि एक निर्णायक युद्ध रहा था भारत में अंग्रेजी सत्ता का, ठीक है। अंग्रेजी सत्ता यहाँ से भारत में क्या हो गई थी, पूरी तरीके से अपने पैर पसार चुकी थी। तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में कौन कौन था, एक तरफ था हेक्टर मुनरो, एक तरफ था हेक्टर मुनरो और दूसरी तरफ था त्रिगुट सेना। त्रिगुट सेना में कौन कौन था, एक तो अपना जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था वो था, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और बंगाल का जो पूर्व नवाब था मीर कासिम वो था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना तीनों की त्रिगुट सेना हार गई थी और अंग्रेज़ों का जो सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो, वो जीत गया था। तो सीधा सीधा यहाँ पे ये याद रखना है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन कर रहा था उस टाइम पर, तो हेक्टर मुनरो था सेनापति, ठीक है। उसके बाद 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय जो था उसने क्या कर दिया था, बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला हैदराबाद में कुतुब शाही राजवंश की राजधानी रहा था। तो हैदराबाद के बारे में बात हो रही है, साउथ का किला होगा तो गोलकुंडा का जो किला है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुतुब शाही वंश की राजधानी गोलकुंडा का किला रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, जो कि कनाडा में हुआ था, ठीक है। तो
आपको ध्यान रखना है 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में, ठीक है। और ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है, तो जो अपनी वायुमंडल की समताप मंडल है ना, समताप मंडल, उसमें जो है ना ओजोन लेयर पाई जाती है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी। देखिए, जो भारत में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना आई। पहली पंचवर्षीय योजना तो कृषि पर आधारित, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर थी, तो त्वरित औद्योगिकीकरण पर आधारित थी, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। इसी के तहत आप पहले तो इसके देख लेते हैं कि कब से कब तक रही थी, तो 1956 से 61 तक रही थी। इसी के तहत ये जो है ना 3 इस्पात संयंत्र खोले गए थे। एक तो भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और ये अपना राउरकेला, इन तीनों को ओपन किया गया था। यानी कि ये क्या है, औद्योगिक क्षेत्र हैं। और ये जो है ना दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, इसको भी ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अब भिलाई जो है ना वो रूस की सहायता से खोला गया था। दुर्गापुरा अपना पश्चिम बंगाल में है, कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। और राउरकेला जो है ना वो जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में खोला गया था, उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब भिलाई जो है ना वो कहाँ पर है, भिलाई अपना छत्तीसगढ़ में है, इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप सभी लोगों ने अभी तक सारे क्वेश्चंस को देखा होगा, जो बताया गया है एक्स्ट्रा उनमें, तो उसको आपको ज़रूर याद रखना है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का नाम है सरकारी एग्ज़ाम फाइटर, वहाँ से जा करके आप लोग PDF देख सकते हो। और अगर आप लोगों को लिंक चाहिए, टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपको वहाँ से देख लेना। इसके पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको देखने के लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो वहाँ से जा करके लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करेंगे, एक एक दोस्त के साथ शेयर कर देंगे, और बस ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।